नमस्कार बच्चों। आज मैं डॉक्टर सीमा श्रीवास्तव आपके साथ अपने नए वीडियो के साथ आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो है इकोसिस्टम। बच्चों, कोशिश प्राय यही की गई है कि वे टॉपिक टच किए जाते हैं जो कॉमनली आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स, आपके यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम्स, इनमें काफ़ी काम के रहते हैं और कोई ना कोई क्वेश्चन बनता ही है इनमें से ज्योग्राफी के इसमें। तो आज मेरी जो ये क्लास है ये एमए के विद्यार्थियों के लिए, जिसमें इन्वायरमेंट का जो उनका पेपर है उसको अपन लेंगे। उसका ये टॉपिक है इको सिस्टम, यानी कि पारिस्थितिक तंत्र। अब जैसा आप लोगों को पता है बच्चों कि इकोसिस्टम होता क्या है, तो मेरी ये स्लाइड में देखिए, आप गौर से देखिएगा तो आपको पता चलेगा कि एक छोटा सर्कल है, फिर बड़ा सर्कल है, फिर उससे भी बड़ा सर्कल है। ये तीनों सर्कल एक ही सर्कल से इंटैंगल्ड हैं। द सेल्फ सस्टेनिंग स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल इंटरेक्शन बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग कंपोनेंट्स। देखो, तंत्र का तात्पर्य तो वस्तुओं के समुच्चय से है और इसके अंतर्गत एक वस्तु का दूसरी वस्तु से संबंध तथा उनके व्यक्तित्व गुणों का अध्ययन करना ही इको सिस्टम कहलाता है। आपको मैं बताऊं कि इको सिस्टम जो है वो अंग्रेजी के दो शब्दों यानी कि इको तथा सिस्टम से मिलकर बना है, जिसमें इको शब्द का तात्पर्य क्या है बच्चों? पर्यावरण से है, तथा सिस्टम मीन्स एक तंत्र, एक पारिस्थितिक प्रतिक्रिया करने वाले तत्वों का सूचक है। और इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग सबसे पहले ए.जी. टॉन्सले ने सन 1935 में किया था। वैसे 19वीं शताब्दी के अंतिम दौर में अनेक विद्वान आए जिन्होंने इकोसिस्टम के बारे में बात की थी। बायोनिसिस, माइक्रोसिम, होलोसिन, इन लोगों ने इसके बारे में बात की थी। लेकिन बेसिकली जो है ये इकोसिस्टम जो है पारिस्थितिकी तंत्र के उसमें आता है। ठीक है, जब हम बात करते हैं परिभाषाओं की कि इकोसिस्टम वैसे डेफिनेशन के रूप में हम उसको डिफाइन कैसे करेंगे, तो एन इकोसिस्टम और बायोम डिस्क्राइब्स अ सिंगल एनवायरनमेंट एंड एवरी लिविंग बायोटिक organism and non-living abiotic factor that is contained within it or characterizes it. An ecosystem embodies every aspect of a single habitat, including all interactions between its different elements. कहने का मतलब ये है कि पारिस्थितिकी तंत्र, ये जो जैसा कि आपको नाम से ही लग रहा है, पारिस्थितिकी तंत्र में अपन कह सकते हैं कि भौतिक तंत्रों का एक विशेष प्रकार होता है जिसकी रचना जीवों तथा अजैविक संगठनों से होती है। ये अपेक्षाकृत स्थिर समस्थिति में होता है और ये विवृत ओपन सिस्टम होता है तथा विभिन्न आकारों एवं प्रकारों का होता है। ठीक है बच्चों, अब ecosystem, the complex of living organisms, their physical environment and all their interrelationship is in a particular unit or phase. अब पारिस्थितिकी तंत्र एक समकालिक विज्ञान है जो वातावरण के दो घटकों अर्थात अजैविक और जैविक घटकों के आपसी जटिल संबंधों, क्रिया और प्रक्रियाओं का अध्ययन कर और विशेष विश्लेषण करता है। ठीक है, टॉन्सले ने इसकी परिभाषा में लिखा है कि पर्यावरण ने समस्त जीवित और अजीवित कारकों के समन्वय से उत्पन्न तंत्र ही पारिस्थितिकी तंत्र कहलाते हैं। ठीक है, और भी कई डेफिनेशंस हैं अलग अलग उन द्वारा दी हुई, जैसे हैगेट है। हैगेट के अनुसार पारिस्थितिकी तंत्र वह पारिस्थितिक व्यवस्था है जिसमें पादप और जीव जंतु अपने पर्यावरण से पोषक श्रृंखला द्वारा जुड़े रहते हैं।
फिर पारिस्थितिक तंत्र जीवों तथा उनके पर्यावरण के बीच एक जटिल संश्लेषण हेतु एक विधि तंत्रीय आधार प्रदान किया जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि इकोसिस्टम्स आर कॉन्स्टेंटली चेंजिंग ह्यूमन थ्रेट्स टू बायोडाइवर्सिटीज इंक्लूडिंग deforestation, pollution, transmissions, or disease across natural borders, introduction of non-indigenous species, and reduced natural habitats through environment. More natural threats include the migration or a species into a particular region, a change in season, or a fatal disease which affects only one species. तो एक तरह से देखा जाए तो ये आपस में एक दूसरे से इतने ज़्यादा वो हैं कि आज के इसमें बायोडाइवर्सिटी को भी इसके ऊपर इफ़ेक्ट पड़ रहा है, और ह्यूमन जो मानव क्रियाएं हैं उनका भी इसके ऊपर भयंकर प्रभाव पड़ रहा है। तो पारिस्थितिक तंत्र में वे घटक सम्मिलित होते हैं जो एक जीव समुदाय को अंत्य क्रियाओं में भाग लेने के लिए काम में लिए जाते हैं। ठीक है, अब इकोसिस्टम एग्जाम्पल्स ऑफ आर लिमिटलेस एंड इकोसिस्टम डज नॉट हैव टू कवर अ लार्ज रीजन. They exist in small ponds inside human homes and even in the human gut. Then alternatively ecosystems can cover huge areas of the planet. तो इकोसिस्टम जो एग्जाम्पल अगर अपन देखा जाए तो पारिस्थितिकी तंत्र पौधों तथा जंतुओं का जैव समुदाय होता है जिसका एक विश्लेषण वातावरण से संबंध होता है। इन परिभाषाओं को और इस मैटर को समझने के बाद आपको ये लगेगा कि किसी भी समुदाय के जैविक सदस्यों और उनके जो अजैविक वातावरण में ऊर्जा प्रवाह खनिज पदार्थ चक्र को पूरा करने के लिए क्या होता है, निरंतर रचनात्मक और कार्यात्मक पारस्परिक अनुक्रियाएं होती रहती है, और इन्हीं अनुक्रियाओं के संपूर्ण तंत्र को हम क्या कहते हैं बच्चों, पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं। सामान्य रूप से जीव मंडल के सभी संगठनों के समूह को जो पारस्परिक क्रियाओं में सम्मिलित होते हैं, इन सब को भी हम क्या कहते हैं, इकोसिस्टम की संख्या में लेते हैं। अब हम बात करते हैं पारिस्थितिक तंत्र की विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इकोसिस्टम। तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि इट इज़ अ मेजर स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द इकोलॉजी। और जो सबसे मेन चीज़ है इकोलॉजी का कैरेक्टरिस्टिक्स, उसकी विशेषताएं हैं। किसी निश्चित स्थान समय इकाई वाला पारिस्थितिकी तंत्र उस क्षेत्र के सभी जीवधारियों एवं उसके भौतिक पर्यावरण के सकल योग का प्रतिनिधित्व करता है। ऐसे ही तंत्र की संरचना 3 मूलभूत संगठकों द्वारा होती है। कौन कौन सी? ऊर्जा संगठक, जैविक संगठक, अजैविक संगठक, है ना। और ऐसे ही पारिस्थितिकी तंत्र की जो है विभिन्न प्रकार की ऊर्जा द्वारा चलित होता है, परंतु जो है सौरविक ऊर्जा सबसे ज़्यादा काम में ली जाती है। तो पारिस्थितिकी तंत्र प्राकृतिक भी होते हैं, है ना। और पारिस्थितिकी तंत्र की उत्पादकता उसमें ऊर्जा की मात्रा की सुलभता पर निर्भर करती है। उत्पादकता किसी क्षेत्र में प्रति समय इकाई में होती है तो किसी समय में वृद्धि दर उसकी द्योतक होती है। इसके अलावा सुविधा के लिए जो है हम एक उसमें भी कह सकते हैं कि इसकी जटिलताओं के लिए अपार होता है ना। आप पारिस्थितिकी तंत्र में क्षेत्रीय विस्तार की दृष्टि से भिन्नताएं होती हैं। अति लघु आकार वाला हो सकता है, जैसे एक गौशाला या एक वृक्ष का बृहत्तम आकार, है ना। तो ऐसे करके पारिस्थितिकी तंत्र एक कार्यशील इकाई है, फंक्शनल यूनिट होती है, जिसके अंतर्गत जैविक संगठक एवं तथा भौतिक अजैविक संगठक श्रृंखलाबद्ध बृहस्तरीय चक्रीय क्रिया विधियों द्वारा
ऊर्जा प्रवाह करते हैं, जलीय चक्र करते हैं, जैव भू रासायनिक चक्र चलता है, खनिज चक्र चलता है, अवसाद, है ना। तो पारिस्थितिकी तंत्र एकल संकल्पना यानी कि मोनिस्टिक कॉन्सेप्ट है, क्योंकि भौतिक पर्यावरण तथा भौतिक घटक ऐसे ही ढांचे फ्रेमवर्क में साथ साथ होते और इन संगठकों में आपसी अंतः क्रिया का प्रारूप का अध्ययन ही हम इकोसिस्टम के अंतर्गत करते हैं। समझ आया आपको बच्चों? तो ये तो था इसका कैरेक्टरिस्टिक्स। अब ये इकोसिस्टम देखिए, मेरी ये स्लाइड्स बहुत बता रही है आपको। इंक्लूड्स ऑल अबायोटिक एंड बायोटिक फैक्टर्स इन एंड पर्टिकुलर एनवायरनमेंट। एक निश्चित पर्यावरणीय स्थिति में बायोटिक और अबायोटिक फैक्टर्स का जो आपस में एक दूसरे के प्रति वो रहता है, कोऑपरेशन रहता है, द लिविंग पार्ट्स ऑफ एन इकोसिस्टम, द नॉन लिविंग पार्ट्स ऑफ एन इकोसिस्टम। तो इन दोनों का आपस में एक सहचर्य है जिसके द्वारा वहाँ की परिस्थिति की तंत्र चलता है। अब आप देखिए स्लाइड में बर्ड्स है और जीव जंतु हैं और पादप है, ठीक है ना। बायोस्फीयर टर्मिनोलॉजी इसके अंदर कौन सी है? The portion of the planet which in all life exists. Biome, a group of ecosystems that have the same climate and similar dominant communities. अब है ये देखो टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम, जिसमें आप देख सकते हैं कि हमारी जो पृथ्वी है बच्चों, उसमें एक बहुत बड़ी पारिस्थितिकी तंत्र है जिसमें समस्त जीव जंतु जो है आपस में एक समुदाय के रूप में सूर्य से क्या करते हैं? प्राप्त करते हैं। क्या करते हैं? प्राप्त ऊर्जा, सौर्य ऊर्जा प्राप्त करते हैं और इसी पर ही आश्रित रहते हैं। तो भौतिक पर्यावरण को पृथ्वी पर पाया जाता है, जैसे वायुमंडल, स्थलमंडल, जीवमंडल, जीवनोपयोगी समस्त तत्वों की प्राप्ति करता है ना। अमेरिका के जो पारिस्थितिकी विज्ञानवेत्ता E.P. ओडम हैं, उन्होंने 1963 में पारिस्थितिकी तंत्र की परिभाषा देते हुए बताया था कि किसी एक निश्चित इकाई क्षेत्रफल में जो जैविक तथा पर्यावरण के साथ अंतर संबंध बनाए रखते हैं, उससे ऊर्जा का विनिमय जैविक तथा अजैविक तत्वों के साथ होता रहता है और वह पारिस्थितिकी तंत्र कहलाता है। ठीक है, अब आते हैं अपन, ये देखिए नेचुरल और आर्टिफिशियल। नेचुरल में आता है फॉरेस्ट, ग्रासलैंड्स, एक्वेटिक, और आर्टिफिशियल में आता है टेरेस्ट्रियल, माइक्रोबियल और एक्वेटिक। ठीक है, तो नेचुरल वाला हम एक बार समझ लेते हैं कि जीवमंडल उसमें एक्वेटिक और टेरेस्ट्रियल। ठीक है, तो नेचुरल में आते हैं वे पारिस्थितिकी तंत्र जो स्वतः ही क्रियाशील रहते हैं और प्राकृतिक कारकों द्वारा गतिशील रहते हैं। जैसे इनमें कोई हस्तक्षेप भी नहीं होता है ना, और इनमें अपने अपने उसमें ये नेचुरल रहते हैं, जैसे बर्ड्स है, मछली है ना। अब स्थलीय पारिस्थितिकी जो स्थल पर मिलते हैं, है ना, और एक्वेटिक जो पानी के अंदर जलीय होते हैं। तो स्थलीय में आप स्थल पर अनेक प्रकार के आवास स्थल मंडल वो विद्यमान हैं, जिनके आधार पर वहाँ यहाँ वन, घास के मैदान, मरुस्थल पारिस्थितिकी तंत्र पाए जाते हैं। ठीक है ना, आपने देखा घास के मैदान में कई जीव जंतु भी होते हैं, उनका आपस में सह संबंध रहता है। जैसे मरुस्थल को शीत मरुस्थल और शुष्क मरुस्थल भी होता है, मरुस्थल में उनकी अलग अलग इकोसिस्टम्स हैं। जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में एक्वेटिक जो होता है जल से संबंधित, इस जीव मंडल में अनेक जल के भंडार पाए जाते हैं जो जीवों को उपयुक्त आवास स्थल प्रदान करते हैं। स्थल से जल आवास की पृथक दशाएं होने के कारण आपको देखो वहाँ की पारिस्थितिकी तंत्र भी डिफरेंट होगा। एक तो होता है फ्रेश वाटर और एक होता है मरीन, लवणीय, है ना। तो जलीय में अपन ये दो ले सकते हैं कि एक तो फ्रेश वाटर इकोसिस्टम जो कि अलवणीय होता है, इसमें जल में जो भी एक बड़े हुए ऐसे रूप होते हैं जो नदी, नाले, झरने के रूप में पाया जाता है। इस प्रकार के प्रवाहित
जल को सरित जलीय आवास कहते हैं, परंतु इसके विपरीत झील, तालाब, गड्ढों आदि में जल स्थिर दशा में पाया जाता है। ठीक है। फिर है लवणीय मराइन इकोसिस्टम। इसमें सागर और महासागरों में जो लवणीयता पाई जाती है, उसके अंदर जो जीव जंतु होते हैं उनका आपस में क्या सहसंबंध होता है उसके बारे में। अब आता है आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। ये मानव द्वारा निर्मित होते हैं, जिनमें आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु निर्मित किए जाते हैं, है ना, जैसे खेत, उद्यान, सामाजिक वन, इन सब में। तो इनमें पारिस्थितिकी तंत्र का वर्गीकरण भिन्न भिन्न उद्देश्यों एवं दृष्टिकोणों के आधार पर होता है ना। इनमें संक्रमण क्षेत्र, ऊर्जा क्षेत्र, तंत्र के विकास की अवस्था, स्थिरता, प्रादेशिक तथा क्षेत्रीय आदि आधारों पर विभिन्न प्रकार के पारिस्थितिकी तंत्रों का डिपेंडेंट रहता है। समझ आ गया आपको? अब अपन अगली स्लाइड पे चलते हैं कि द इम्पोर्टेंस ऑफ इकोसिस्टम। अब इस इकोसिस्टम की महत्ता क्या है इसकी इम्पोर्टेंस, क्यों ज़रूरत होती है? इकोसिस्टम्स आर कम्युनिटीज़ of living things, and the ecosystems are essential to human life, providing us with innumerable and invaluable services. These ecosystem services are the goods and services derived from natural and managed ecosystem upon which human welfare depends, and include everything from clean air and water to food and fuel. अब आप देखिए, अगर कीड़ों को खाने के लिए मछली नहीं होगी तो वो कीड़े हमारे पेट में जाएंगे, तो कहीं ना कहीं हमारा इनका आपस में सहसंबंध रहता है। तो इनका हमारे स्वास्थ्य के लिए, हमारे कई जो लिविंग स्टैंडर्ड है उनके ऊपर भी प्रभाव पड़ता है। अतः इम्पोर्टेंस तो है ही पारिस्थितिकी तंत्र की, और अगर पारिस्थितिकी तंत्र नहीं हो तो हम उसको उस पर्यावरण को भी मेंटेन नहीं कर पाएंगे। तो मैं आशा करती हूँ जनरल इंट्रोडक्टरी भाग जो है मेरा इकोसिस्टम पर आपको समझ में आया होगा। बेसिक बात बताइए मैंने, आगे अगली क्लास में हम आगे और पढ़ेंगे इसके बारे में। टिल देन मेरा ये क्वेश्चन है, डिफाइन इकोसिस्टम। पारिस्थितिकी तंत्र को आप परिभाषित कीजिए। गिव द वेरियस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इकोसिस्टम, और एवं उसकी जो भी विभिन्न विशेषताएं हैं उनके बारे में भी आप हमें बताइएगा, समझाइएगा। बाकी थैंक यू बच्चों, आपको जो समझ में आया है तो मुझे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा इस वीडियो को, और नहीं समझ में आया तो पुनः देखिएगा, बार बार देखिएगा। और हमारे इस वीडियो से आप जो फ़ायदा उठा सकते हैं, जितना आराम से अपने कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में अपनी नॉलेज में, उतना हमें अच्छा लगेगा। थैंक यू।